सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने दोनों बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे आपको, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की कि सर आप इस जो टॉपिक है इसका एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो ले आ दो। तो मैंने बुक वाइज, जैसे इस वीडियो में हम बुक नंबर 1 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज अभी एनसीईआरटी मैंने खोल के रख लिया अपने पास, और एनसीईआरटी से लाइन वाइज मैं बता दूंगा। और मैं बता दूं, ये जो मैं टॉपिक आज बताने वाला हूँ इससे चांसेस हैं कि 70 में से 70 के आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं 70 आउट ऑफ 70 इसी से आएंगे, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल के 4 साल के पेपर पैटर्न को एनालाइज किया है और तब जाके मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। एंड साथ में मैंने आपको 3 सैम्पल पेपर भी करा दिए थे, ठीक है। तो 3 सैम्पल पेपर ज्योग्राफी के अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके इस वीडियो के बाद आप देखिए। एंड जो आपने 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जो हमारे सब्सक्राइबर अचानक से बढ़े हैं थोड़े बहुत, तो उसके लिए मैं आपको बहुत आभार मानता हूँ आपका। और उसी खुशी में मैं जो कि आपका टीचर हूँ एक, और सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हूँ, और साथ में मुझे अपना भी काम होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए 2 और गेस्ट पेपर ले आऊँगा एज अ बोनस। एंड जब 24 तारीख को आपका पेपर है, उससे सिर्फ 2 दिन पहले, ठीक है, यानी 22 या 22 तारीख को मैं एक महामैराथन की वीडियो ले आऊँगा जिसमें हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आप उसके लिए बहुत ध्यान से रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 में 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसको हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब इन्वायरमेंट हमारे एक्शन को डिटरमाइन करने लगता है, ठीक है। इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ, मतलब जब एंशियंट टाइम में, जब पुराने टाइम था, जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, तो नेचर हमारे एक्शन को डिटरमाइन करता था। देखो आज क्या है, आज गर्मी लगती है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फैन चालू कर लेते हैं, ठीक है। तो हम नेचर को ओवरकम कर लेते हैं, जो नेचर की प्रॉब्लम होती है उसको हम ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन जब ये सब नहीं था तो जो हमारा इंट्रैक्शन होता था ना ह्यूमन सोसाइटी का और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ का, जो नेचर का जो वो होता था, ठीक है, इंट्रैक्शन होता था, उसी को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता है, ठीक है। ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन हो जाता है, यानी ह्यूमन किसके अकॉर्डिंग रहने लगता है, ह्यूमन रहने लगता है नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था इस टाइम पे, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब पॉसिबिलिज्म क्या होता है, पॉसिबिलिज्म इसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन यूज दिस, देन नेचर गेट ह्यूमनाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है इंसानों ने ये बोला कि नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को बेटर करने की, ठीक है। तो नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और ह्यूमन ने उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया, एंड देन नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता है, इसमें ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर होता है, यानी जो नेचर होता है वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में जो नेचर ह्यूमन होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब क्या बात हुई, अब दोनों में से ये बहस होने लगी कौन अच्छा है, यानी हमें नेचर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए या नेचर को हमारे अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जब बहस हुई तो एक हमारे जर्मन ज्योग्राफर थे जिनका नाम ग्रिफ्थ टेलर था, ठीक है। ग्रिफ्थ टेलर था, ये एक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं जिसका नाम होता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इसी को हम मिडिल पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। मिडिल पाथ, MIDDLE, मिडिल पाथ, ठीक है। और हिंदी में इसी को मध्यम मार्ग, ठीक है, ये बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो ऐसे आप ये पूरा टॉपिक जो भी था इस चैप्टर का, ये आप इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर से ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। बाकी आपको थोड़े बहुत आगे पीछे के जो इसमें है वो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, आप अगर याद कर पाओ तो, ठीक है। चैप्टर 2 जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन है, इसमें से पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, यही एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो 2 टॉपिक हैं उसमें अभी समझा देता हूँ, ठीक है। पहला जो पॉपुलेशन, जैसे देखो पॉपुलेशन
कहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करती है, ठीक है। यही इसी क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पहला, पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा रहना प्रेफर करेगी उसमें पहला इंपॉर्टेंट कौन सा वो होगा, फैक्टर होगा ज्योग्राफी का, ठीक है, कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वहाँ की इकॉनमी का, क्योंकि वहाँ पे कितनी वो है, मतलब कितनी समृद्धि है, कितनी इकॉनमी है, कितने पैसे हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं। तीसरा वहाँ का सोशल कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। 3 चीज़ों पे पॉपुलेशन का रहना, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो करता है, ठीक है। अब इन तीनों में भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, हम इनको भी अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर में ये डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखना 5 नंबर का। मैं टॉपिक वाइज आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको अपने नोट्स में या फिर बुक में देख लेना है, ठीक है, जो भी आपके पास हो, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम 4 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। पहला, वहाँ पे पानी है या नहीं, ठीक है, पानी है या नहीं, ठीक है। दूसरा, वहाँ पर लैंडफॉर्म कैसा है। तीसरा, वहाँ की क्लाइमेट कैसा है। और चौथा, वहाँ का सॉइल कैसा है। हम चारों चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ध्यान से, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पे पानी है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ह्यूमन लिविंग लाइफ के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे पानी होता है ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा वहाँ पे सेटल होना प्रेफर करते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म की बात हुई तो देखोगे जहाँ पे प्लेन एरिया है, जैसे हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, नॉर्दर्न इंडिया है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो सेटलमेंट यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा रहेगी इन कंपेयर टू जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे पॉपुलेशन उतनी नहीं रहती है, ठीक है। तो लैंडफॉर्म हो गया। क्लाइमेट, अभी देखोगे आप, जैसे आप अगर रसिया चले जाओ, ठीक है, रशिया में क्या होता है, रशिया में बहुत ज़्यादा साइबेरिया का जो रीजन है, रशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, टुंड्रा रीजन जिसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 2400 12 महीने ठंडी रहती है। या फिर आप अंटार्कटिका में चले जाओ तो वहाँ पे 12 महीने ठंडी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर नहीं करते इन कंपेयर टू जहाँ पे एक पीजेंट सा क्लाइमेट हो, जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे गर्मी, ठंडी, मौसम, बरसात सब कुछ है, तो ऐसी क्लाइमेट में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंड सॉइल की तो मैंने बता दी, सॉइल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए। जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटलमेंट होंगी वहाँ की। दूसरे अगर फैक्टर की बात करें कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, वो है इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। और इकोनॉमिक फैक्टर में भी 3 चीज़ें हैं, माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। माइनिंग का मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स हो जाएं, जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पे माइनिंग के बहुत ज़्यादा, ये जो माइनिंग का बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लेबर वहाँ पे जाते हैं माइन को वो करने के लिए, माइन निकालने के लिए, ठीक है, मिनरल्स निकालने के लिए वहाँ पे। और उनके वो जब जाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे फैसिलिटीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं उनके रहने के लिए, ठीक है, और उनके सामान खरीदने के लिए वहाँ पे धीरे धीरे फैसिलिटीज डेवलप होने स्टार्ट हो जाती हैं। एंड देन वहाँ पे वो अपनी फैमिली को भी ले आके सेटल होने लगते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ पे एक पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो माइनिंग इसलिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, ठीक है। और हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात है अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, जहाँ पे शहर होंगे, ठीक है, जहाँ पे शहर बसते हैं, जैसे गाँव में, ठीक है, गाँव से ज़्यादा पॉपुलेशन टाउन्स में, टाउन से ज़्यादा पॉपुलेशन कोई शहर में, जो छोटे शहर होते हैं। एंड देन मेगापॉलिटन सिटी, ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया, ठीक है, ऐसे सिटीज़। तो आप देखोगे जहाँ पे जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पे पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वहीं पे सेटल होने का कोशिश करती है जहाँ पे उसको सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूँ, ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, सेम वही माइनिंग वाला, यहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग जाएंगे काम करने, ठीक है। वहाँ पे काम जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वहाँ पे लोग बसना स्टार्ट कर देंगे, और अगर वो जब लोग बसेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे और सारी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वैसे वैसे वहाँ पे भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर मैं सोशल एंड थर्ड फैक्टर की बात करूँ तो थर्ड फैक्टर होता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। तो इसमें मैं अगर ज़्यादा बताऊँ तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं जिस सिटी का कोई एक जो हिस्टोरिकल फैक्टर यहाँ पे काम आता है। जैसे आप
अगर जयपुर राजस्थान के कुछ सिटीज़ में जाएं, जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, तो ये अपने हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा वो हैं, ठीक है, हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सरनाम है, या फिर जो भी आप बोलो, ठीक है, फेमस है। और अगर जैसे आप बनारस चले जाओ या फिर इलाहाबाद चले जाओ, तो ये जो है वो रिलीजियस प्लेसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा जाना, यहाँ पे लोग रहना और सेटल होना प्रेफर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। आप इन तीनों को जो जो मैंने बोला है आप ध्यान से सुनिए, एंड देन आप अपने भी नोट्स जो भी हैं आप उसमें देखिए और आप अपने एग्जाम में अच्छा लिख के आ सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं। पहला टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इससे मैंने क्वेश्चन बहुत कम देखे हैं, सिर्फ एक ही सेट में इससे क्वेश्चन देखा था, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम किसी भी एरिया का फ्यूचर पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, तो इस थ्योरी की मदद से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले 20 साल में, 50 साल में इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है, बढ़ेगी, घटेगी, ये सब होगी। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना, इंडिया में जो 4 स्टेज थे, स्टेज 1 1901 से 1921 तक, फिर इससे 2 1921 से 1951 तक, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, ठीक है। दोनों बुक में वही सेम बताया गया है, इसमें आपको इसका डेफिनेशन बताया गया है और बुक 2 में उसका एग्जाम्पल बताया गया है इंडिया के फॉर्म में, ठीक है। सेम वही आप लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा बुक में देख लेना इसको, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में चले जाते हैं। जैसे मैं जैसे मान लो मैं पूर्वांचल का रहने वाला, यूपी का, ठीक है। तो मैंने जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी पढ़ाई की या फिर कुछ भी, तो मैंने क्या किया, वहाँ से माइग्रेट करके दिल्ली आ गया, ठीक है, दिल्ली पढ़ने के लिए आ गया, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में मैं दिल्ली आ गया, तो मैं क्या हूँ, माइग्रेंट हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और ये है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, ठीक है। माइग्रेशन 2 फैक्टर पे वो करता है, ठीक है। माइग्रेशन के पीछे 2 फैक्टर को वो करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, माइग्रेशन के पीछे 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला पुश फैक्टर, ठीक है, पुश, दूसरा पुल, ठीक है। पुश फैक्टर क्या होता है, ये ना जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है इसको बहुत गंदा बनाता है। जैसे मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वहाँ पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एजुकेशन अच्छा नहीं था, हेल्थ केयर अच्छा नहीं था, तो उसने उस प्लेस ने मुझे पुश किया, ठीक है, पुश किया कि आप यहाँ से जाओ अगर बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो, ठीक है। तो वहाँ पे से मैं चला गया, ये पहला पुश फैक्टर हो गया। और दूसरा पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या होता है, जो डेस्टिनेशन होता है ना, जो जगह दूसरे जहाँ पे जाने वाले हो उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे मैं दिल्ली आया, मैंने दिल्ली में देखा यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छा हेल्थ केयर है, तो इसलिए मैं पुश हुआ, ठीक है, मैं इसकी तरफ खींचा, अपने डेस्टिनेशन की तरफ खींच के आ गया, इसीलिए इसको पुश और पुल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डन होता है, ठीक है। अगर हम चैप्टर 3 पे आएँ तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहला, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। देखो मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एंड अगर आपको और थोड़ा सा टाइम बचाना है तो इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 1990s में किसने प्रपोज किया था? महबूब उल हक ने प्रपोज किया था, ठीक है। 1990s में, रुको मैं एनसीईआरटी एक बार खोल लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, खोलिए एनसीईआरटी, ठीक है। 1990s में महबूब उल हक ने इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। इसमें इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो इनकम था ना, ठीक, इनकम जो था यही मेन कंपोनेंट था ह्यूमन डेवलपमेंट नापने का, ठीक है। मेजर हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट करते थे 1990 से पहले, कि जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी, जितनी ज़्यादा इनकम होगी, वो उतनी ज़्यादा प्रॉस्पर कंट्री होगी। बट ऐसा नहीं हुआ। 1990s में जब महबूब उल हक ने, ये एक साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, एशियन इकोनॉमिस्ट, ECONO इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ये, इनका कंट्री भी याद रखना, ठीक है। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ह्यूमन को ना कोर में रखा, यानी ह्यूमन के जो बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे उनको कितनी अच्छी हेल्थ केयर मिलता है, कितना अच्छा एजुकेशन मिलता है, उस बेसिस पे एक इन्होंने इंडेक्स तैयार किया जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, यानी HDI, ठीक है। और इन्होंने 1990s में बनाया। इसका जो बेसिक गोल था, इसका बेसिक गोल ये था कि ऐसी कंडीशन बनाई जाए जहाँ पे इंसान अपनी मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है लाइफ विथ LIFE, लाइफ विथ पर्पस, ठीक है।
किसी पर्पस के साथ जीना आपको बताता हूँ, वो बताया गया, ठीक है। जैसे कोई देश है, वहाँ पे अच्छी हेल्थ है, अच्छा एजुकेशन है, ठीक है, उसकी इनकम भी अच्छी है, तब उसको हम एक डेवलप्ड नेशन मानेंगे, ठीक है। अब जब ये 1990s में इन्होंने ये इंडेक्स तैयार किया, सिंस उसके बाद UNDP जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल इसी मेजर पे HDI निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, और हर देश को रैंकिंग देती है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। अब इसका दूसरा टॉपिक जो है अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये देख लेते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बेसिक नीड अप्रोच, ठीक है, बेसिक नीड अप्रोच है या हाँ, इसी पे आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसको किसने प्रपोज किया था अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको पहले। इनकम अप्रोच, ये क्या है? इनकम अप्रोच जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है। ओल्डेस्ट क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से 1990s तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम के बेसिस पे नापते थे कि जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा उसकी प्रोस्पेरिटी, ठीक है, इस बेसिस पे हम नापते थे, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट है। वेलफेयर अप्रोच, ये इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें जो इसको वेलफेयर अप्रोच को मानने वाले लोग हैं, ये लोग ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट को अपना जो होता है, गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना चाहिए, अपनी जो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए हेल्थ केयर में और एजुकेशन में, ठीक है। और जो थर्ड है, ये बेसिक नीड अप्रोच है। इसको किसने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था ILO ने, ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें ILO ने 6 चीज़ों की बात की थी, ठीक है, 6 चीज़ें बेसिक नीड होती हैं, 6 बेसिक नीड्स, ठीक है, जिसमें पहला एक बेटर हेल्थ केयर, दूसरा बेटर एजुकेशन, तीसरा फूड, चौथा वाटर, पांचवा सैनिटाइजेशन एंड छठा हाउसिंग। ये 6 चीज़ें बेसिक चीज़ होती है, इसको ILO ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। जो चौथा है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने प्रपोज किया था, अमर्त्य सेन ने, ठीक है, अमर्त्य सेन ने प्रपोज किया था। ये जो महबूब उल हक थे ना, उनके फ्रेंड थे, और ये इंडिया से बिलोंग करते थे, और वो जो थे वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, ठीक है। अमर्त्य सेन ने बोला कि ह्यूमन को, यानी जो लोग हैं, पीपल के अंदर ये कैपेबिलिटी, यानी वो क्षमता डेवलप कैपेबिलिटी, इतनी वो क्षमता उनके अंदर डेवलप कर दो कि वो बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन खुद ले पाए। इसीलिए हम इसको कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं, इसका नाम ही उसी से पड़ गया है, कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। और मैं थर्ड टॉपिक की बात करूँ इस चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, बट हाँ, मुझे लग रहा है कि कई सालों से क्वेश्चन CBSE ने इस पर नहीं पूछा है, तो इस बार इस पर क्वेश्चन CBSE पूछ सकती है, ठीक है। तो पहला इक्विटी, ठीक है, इक्विटी इसको आप याद कर सकते हैं इक्वेलिटी से, ठीक है, इक्वेलिटी से, इसका नाम ही सिमिलर है, इक्वेलिटी, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है? इक्विटी का मतलब होता है पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर होते हैं, ठीक है, 4 पिलर होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। पहला इक्विटी में क्या होता है? जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे हाउसिंग की हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सबको इक्वल एसेस मिलेगा, ठीक है, इक्वल एसेस मिलेगा। किसी को किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इससे ही रिलेटेड है। इक्वेलिटी तो आपने दे दी, बट इक्वेलिटी आपने एक जनरेशन को दी, दूसरे जनरेशन को नहीं दी, तो ये तो दूसरे जनरेशन के साथ ही वो हो गया, ठीक है। इसलिए सस्टेनेबिलिटी में हम बोलते हैं जो भी इक्वेलिटी है ना, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसका जो कंटिन्यूटी होना चाहिए उसमें, ठीक है, NUITI, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी में हम ये बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो इसमें इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क, ठीक है, यानी जो लोग हैं, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक अच्छा एजुकेशन एंड हेल्थ,
हेल्थ केयर देके, मतलब लोगों को अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर देके उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की इक्वालिटी होनी चाहिए, दूसरी हमने बात की जो आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तीसरी हम लोग जो काम करने वाले उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा कैसे सकते हैं, बढ़ा ऐसे सकते हैं उनको अच्छा हेल्थ केयर और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा के। ठीक है, चौथा इंपावरमेंट। इंपावरमेंट का मतलब होता है हम लोगों को इस काबिल बनाएं, ठीक है, मेक पीपल कैपेबल, ये PABL, कैपेबल टू चूज टू मेक चॉइस, टू मेक। ठीक है, यानी लोगों को हम इस काबिल बना दे कि वो लोग चूज कर पाए कि उनको आगे करना क्या है। जैसे आपने इंग्लिश में जो एक चैप्टर पढ़ा था ना, वो कौन सा, वो क्या नाम था उसका यार, अरे जो रैक पिकर था, आप नाम कमेंट में बता दो। वो उसके पास कोई, देखो वो जो छोटा बच्चा था, ठीक है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसका कोई अजीब सा नाम था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ऐसा कुछ करके था ना। तो वो क्या था, वो छोटा बच्चा था, वो रैक पिकिंग करता था। ठीक है, उसके पास वही सब कुछ था। ठीक है, उसी में उसको अगर एक कॉइन मिल जाता था उसी में वो खुश हो जाता था। ठीक है, तो उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो हमें लोगों को इस काबिल बनाना है, ठीक है, जो बच्चे हैं जो भी हैं उनको इस काबिल बनाना है कि वो उनके पास चॉइस हो। ठीक है, वो और भी चीज़ें चूज़ कर पाएँ अपनी लाइफ में करने के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या था यार, याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताओ उसका नाम क्या था इंग्लिश का। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 4 ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो भी मैप के क्वेश्चन, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, या नोमैडिक हर्डिंग से आएगा या एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैप में आप बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट गार्डनिंग, फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मार्केट गार्डनिंग क्या होता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं। किसके लिए ग्रो की जाती हैं? फॉर अर्बन मार्केट्स। ठीक है, अर्बन मार्केट्स के लिए ग्रो की जाती हैं। ठीक है, लोकेटेड वेयर ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल फॉर अर्बन सेक्टर्स। ऐसे जो फार्मिंग होती है, ये कहाँ पे होती है? ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है कि उसको किसी अर्बन सेक्टर में पहुँचा दे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ये बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक है, कैपिटल और लेबर बहुत ज़्यादा इसमें लगते हैं। ठीक है, इरिगेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम इसमें HYV सीड्स यूज़ करते हैं, यानी जो हाई वैरायटी जो सीड्स होती है ना, हाई यील्ड वाली, उनको यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग को भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, रीज़न ये कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, जैसे नॉर्थ यूरोप में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट US में, यानी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट में, एंड मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट वो आता है। ठीक है, जैसे एक नीदरलैंड का एक फ्लावर है। ठीक है, स्पेशली जो टुलसिप नाम का है। ठीक है, नीदरलैंड का एक फ्लावर है जो नीदरलैंड में ग्रो किया जाता है इसी के थ्रू। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के थ्रू। ये जो टुलसिप है ना, ये यूरोप के जितने भी बड़े शहर है उसमें इंपॉर्टेंट एक फ्लावर है। ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नीदरलैंड में ये ग्रो किया जाता है। आपकी बुक में था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ट्रक फार्मिंग एक इसी से रिलेटेड टर्म आता है। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जो मार्केट गार्डनिंग परफॉर्म की जाती है वो ऐसी जगह पे परफॉर्म की जाती है जो जगह ये अर्बन सेंटर से बहुत नज़दीक है। जैसे ये मान लो दिल्ली है। ठीक है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में गाजियाबाद है, यानी NCR है, UP का एरिया। ठीक है, तो मार्केट गार्डनिंग यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग गाजियाबाद में होगी। एंड देन रात में ही, ठीक है, रात में ही ट्रक के थ्रू जितना भी प्रोडक्ट होगा वो दिल्ली में सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 नाइट में। ठीक है, वो एक ही रात पे ट्रक से सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स वो एक ही रात में दिल्ली में सप्लाई कर दिए जाते हैं। इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग का बोला गया कि एक ही रात में वो सामान आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। ट्रक फार्मिंग में बेसिकली ये रिलेटेड होता है वेजिटेबल प्रोडक्शन से, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जब डेयरी फार्मिंग का अगर हम देखें, 1 मिनट में पानी पी लूँ थोड़ा। चलो, डेयरी फार्मिंग मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट वे ऑफ रीचिंग मिल्क चेन एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं उनके लिए मोस्ट एडवांस फॉर्म है। ठीक है, मोस्ट एडवांस फॉर्म है लिविंग का उनके। ठीक है, इसमें स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं फॉडर के लिए, यानी जो उनका चारा होता है। ठीक है,
मिल्चिंग मशीन्स की वजह से उनका जो कॉस्ट होता है डेयरी का वो बढ़ जाता है, क्योंकि मिल्चिंग मशीन यानी जो दूध निकालने वाली मशीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डेयरी फार्मिंग का कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाता है इसी की वजह से, ठीक है। इसमें इम्फेसाइज किया जाता है कैटल ब्रीडिंग पे और हेल्थ केयर पे उनके, कि उनको कुछ होना, ठीक है। इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई लेबर इंटेंसिटी होती है, ठीक है। रिगरस केयर इन मेल्चिंग, ठीक है, जब दूध निकाला जाता है मशीन से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं होता, मीन्स यहाँ पे छुट्टी नहीं होती कभी डेयरी फार्मिंग में, ये हमेशा चलने वाला वो क्या बोलते हैं बिजनेस है, ठीक है। प्रैक्टिस नियर अर्बन सेंटर्स टू प्रोवाइड फ्रेश प्रोडक्ट, ये भी अर्बन सेंटर्स के वहाँ पे किया जाता है, अर्बन सेंटर्स के नियर, ठीक है, अर्बन सेंटर्स के नियर। क्यों? क्योंकि अर्बन सेंटर्स के नज़दीक रहेगा तो हम अर्बन सेंटर्स को फ्रेश मिल्क या फिर जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको हम सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज इट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। जब से रेफ्रिजरेटर का वो आया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आया है और ट्रांसपोर्टेशन का जब से बेटर हो गया तब से हम इसको और आसानी से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आज दूध नहीं पहुंच पाया तो हम उसको फ्रिज में रख देंगे और वो फिर कभी अगले दिन चला जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसका रीज़न जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इसी वे में है ये, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में सबसे ज़्यादा होता है, फिर कनाडा में होता है, फिर साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये तीनों, पहला, दूसरा एंड तीसरा, इसी फॉर्म में, इससे क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सीक्वेंस से ही लिखा है, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे आ चुका है। चलो चैप्टर 4 से ही जो थर्ड टॉपिक है आपका ये है मिक्स्ड फार्मिंग, ये लास्ट इस चैप्टर से टॉपिक है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड एरिया है वर्ल्ड के वहाँ पाया जाता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में, यूरेशिया के पार्ट में। यूरेशिया की होती है जहाँ पे रसिया और जहाँ पे यूरोप प्लस एशिया, जहाँ पे दोनों की प्लेट्स मिलती हैं, वहाँ का जो एरिया होता है इसको हम यूरेशिया बोल देते हैं, ठीक है। इनका जो मिक्स्ड फार्मिंग का जो होता है ना, फार्म्स जो होते हैं यानी जो खेत होते हैं बहुत साइज में छोटे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ठीक है। मेन क्रॉप्स इसके जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है। फॉडर क्रॉप्स इनके इंपॉर्टेंट वो होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं। फॉडर क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। फॉडर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक बात याद रखना, जिसके भी पेपर हैं वो जो भी सबसे मुझे पहले पेपर लाके प्रोवाइड करेगा उसके सॉल्यूशन मैं सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। 24 तारीख को शाम को 2 से 3, 3 से 4 जब भी पेपर आप दे पाओ दे दो, हम आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चौथा इसका जो अगर हम बात करें, पाँचवा, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी हम क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं। जैसे आज एक सीजन में हमने कुछ और लगाया, फिर दूसरे सीजन में हमने कुछ और लगाया, तो इससे क्या होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाईली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इरिगेशन का यूज होता है, बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ फार्मर, क्योंकि आपको एक ही सीजन में 2-3 वो करने हैं, 2-3 और क्या बोलते हैं 2-3 क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए फार्मर की कि वो कैसे मेंटेन करते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में ही हम एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, और इन्हीं के लिए हम फोडर ग्रो करते हैं, ठीक है। फोडर इन्हीं के लिए ग्रो किया जाता है, तो यहाँ पे टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने अलग से बता दिया आपको, ठीक है। चैप्टर 5 ये बहुत आसान, ठीक है। इसमें से भी 3 टॉपिक आने वाले हैं, तो मैं एनसीईआरटी इसका खोल लेता हूँ, 1 मिनट रुको। एनसीईआरटी, चलो ठीक है, 1 मिनट को। चलो, फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन, अगर कैसे लोकेशन, जैसे आपको अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आप कहाँ पे सेटअप करोगे, ठीक है। तो जहाँ पे सेटअप करोगे ना उसके लिए आपको 3, 6 एक साथ चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। किस शहर में सेटअप करोगे, किस स्टेट में सेटअप करोगे, किस कंट्री में सेटअप करोगे, कहाँ पे सेटअप करोगे, इसके लिए आपको 7 चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक। कितनी चीज़ें? 7। अब 7 चीज़ों को अलग अलग हम देख लेते हैं। पहला, एसेस टू मार्केट। एसेस टू मार्केट का मतलब होता है आप जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, ठीक है, उस इंडस्ट्री का डिमांड भी होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। जैसे आप कोई अफ्रीका के कंट्री में चले जाओ, ठीक है, अफ्रीका जो बहुत पुअर कंटिनेंट है, वहाँ के किसी पुअर कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे आपने सेटअप कर दिया मर्सिडीज का, वहाँ पे मर्सिडीज की फैक्ट्री सेटअप कर दिया आपने, ठीक है।
अब क्या हुआ, वहाँ पे ना उसका कोई ख़रीदार है, ठीक है, ना वहाँ के लोग ना वहाँ के लोगों के पास उतना पैसा है। पहला बात, वहाँ पे जो लोग हैं डिमांड ही नहीं, उसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पे परचेजिंग पावर ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़, आपको इंडस्ट्री ऐसी जगह पे सेटअप करनी है जहाँ पे आपके मार्केट का एक्सेस मिले, वहाँ पे लोग हों, उस इंडस्ट्रीज़ की डिमांड हो, और तीसरा लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, उसको खरीदने की भी क्षमता हो, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ठीक है। इसी गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, गाड़ी का, ठीक है। आपने इंडस्ट्री ऐसी जगह पे सेटअप कर दी जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। अब इंडस्ट्रीज़ में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, वो होता है स्टील एंड आयरन, ठीक है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिलोंग करती हैं आपको जैसे इंडिया में, ठीक है, और आपने सेटअप कर दिया अफ्रीका के किसी कंट्री में जो गरीब कंट्री था, ठीक है। तो आपको यहाँ से बार बार आपको रॉ मटेरियल यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट होता है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको इंडस्ट्री ऐसी जगह पे सेटअप करनी है जहाँ पे रॉ मटेरियल का एक्सेस हो, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। तीसरी, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। आप ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे जहाँ पे आपको लेबर का सप्लाई मिल जाए, ठीक है। लेबर, अगर स्किल वर्कर चाहिए आपको तो स्किल वर्कर मिल जाए, अगर सिर्फ लेबर मैन फोर्स के लिए काम करना है तो वो लेबर आपको वहाँ पे इजीली मिल जाए, ठीक है। चौथी चीज़, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और आज भी जितनी भी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ मैक्सिमम दो तरह की जो एनर्जी होती है उस पर काम करते हैं। जैसे पहला, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, और दूसरी पेट्रोलियम, ठीक है। दो चीज़ों पे काम करती है। तो आप ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे जो जहाँ पे ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो, ठीक है। अगर मैं पांचवी चीज़ बोलूँ तो पांचवी चीज़ होती है एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सेटअप होती हैं, जो सेंटर होता है, जो क्या बोलते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उससे दूर सेटअप होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप होती हैं। तो उससे आपको जो ये एरिया है, जो रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रीज़ को लॉस होने लगता है। इसलिए आपको जहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन हो वहाँ पे आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, ठीक है। छठी चीज़ है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। अब आप इंडिया में देख रहे हो, इंडिया में जितने भी बिजनेस हैं वो बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। जो भी इंडिया में जो सेटअप होती हैं इंडस्ट्रीज वो ज़्यादा अच्छी नहीं परफॉर्म कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि जितना कमाते हैं, जितना इंडस्ट्रीज कमाती हैं उससे ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया जितना भी कमा रही है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है लॉस हो, लेकिन उसको अपना जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है इंडस्ट्रीज़ को लेके, गवर्नमेंट कितना अच्छा फैसिलिटी आपको दे रही है, कितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, कितना अच्छा आपको सपोर्ट दे रही है, पीछे से क्या बोलो, सपोर्ट दे रही है, तो वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं सातवें टॉपिक की बात करूँ तो सातवां होगा लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात की, ठीक है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, एक चीज़ पार्ट, जैसे आप स्टील एंड आयरन एंड स्टील से आप पूरा पार्ट बनाते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी चाहिए होता है, उसमें आपको फाइबर कंपोनेंट भी चाहिए होता है। तो सब इंडस्ट्रीज से जो है ना वो लिंक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें होती हैं जो आपको इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूँ दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। साइज के बेसिस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। पहला, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जो आप घर पे, जैसे आपके घर पे क्या था, आपके घर पे 2-3 गाय थी, ठीक है, काऊ थी, ठीक है, उनसे आपको दूध मिला, ठीक है। दूध से क्या किया आपने, दूध से प्रोड्यूस किया घी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हुई, और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है इंडस्ट्रीज़ में होती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपने कुछ की, आपने कुछ बनाया, ठीक है, रॉ मटेरियल से कुछ बनाया, और घी को क्या किया, या तो आपने घर में ही कंज्यूम कर लिया, या फिर दूसरा आपने जो आपके नज़दीकी मार्केट है उसी में बेच दिया आपने, ठीक है। ये हो गया हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़।
यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं वो या तो घर में ही कंज्यूम हो जाती हैं या फिर जो नियर बाई मार्केट होता है वहाँ पे बेच दी जाती हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो सेम गांव में ही सेटअप होती हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हाउस होल्ड में और स्मॉल स्केल में दो चीज़ों में डिफरेंस आता है ये, ठीक है। पहली चीज़ है वो है प्रोडक्शन टेक्निक में, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक में, वेट इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। पहली चीज़ प्रोडक्शन टेक्निक ठीक है। दूसरी चीज प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दो चीज़ों में ये डिफरेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हाउस होल्ड से, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, गांव में ही सेटअप होती हैं ये सारी इंडस्ट्रीज, बट इनके लिए जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन होता है वो घर में नहीं होता, इनके लिए एक प्रॉपर जगह अलग से बनानी पड़ती है। और दूसरा जो प्रोडक्शन टेक्निक है, यहाँ पे हम घर के जो सिंपल टूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मशीनों का यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और तीसरा जो होता है वो होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो आप देखते हो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यहाँ पे असेंबली लाइन होती है, ठीक है। जैसे एक चीज़ यहाँ पे बनेगी, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे बनेगी, तीसरी चीज़ यहाँ पे बनेगी, इसी को हम असेंबली लाइन बोलते हैं, ठीक है। और फिर चौथी चीज़ यहाँ पे बनेगी, ठीक है, चौथी चीज़ यहाँ पे बनेगी, फिर यहाँ पे जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसको आप या फिर नेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी बेचोगे, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो, अगर मैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, जैसे इंडस्ट्रीज़ को हम कई पार्ट में कई बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में साइज के बेसिस पे बताया कि साइज के बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। रॉ मटेरियल के बेसिस पे, यानी जो हम रॉ मटेरियल उसमें डालते हैं उस बेसिस पे हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आउटपुट, उससे जो आउटपुट निकलता है इस बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं, इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आउटपुट वाला था वो आप एक बार अपने बुक में देख लेना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट, इस जो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्रो यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उससे आपको जो भी इंडस्ट्रीज में काम होता है, जैसे शुगर केन होता है। शुगर केन क्या होगा, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। उसको आप क्या यूज़ करते हो, उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हो, जिससे आपका क्या बनता है, चीनी बनता है, गुड़ बनता है, ठीक है। क्या करते हो आप, आटा है, एक वीट है, ठीक है। वीट यानी गेहूँ क्या होता है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इससे आप क्या करते हो, इससे आप सूजी बना दोगे, ठीक है। इससे आप क्या बना दोगे, इससे आटा बना दोगे, इससे मैदा बना दोगे, ठीक है। और क्या करोगे, इसको आप बेचोगे, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जैसे मिनरल्स, जैसे कोई डायमंड मिला, ठीक है, गोल्ड भी एक मिनरल है, ठीक है। तो जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो यूज़ करती हैं इन सब चीज़ों को और उनसे अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। केमिकल बेस्ड क्या होती हैं, केमिकल बेस्ड जैसे प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक हम कैसे बनाते हैं, मिनरल से बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं, सॉरी, केमिकल से प्लास्टिक बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो केमिकल से बनती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे पेपर हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और भी आपको याद हो तो बताओ, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट की चीज़ें होती हैं, जैसे लकड़ी से पेपर बनता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो ऐसी चीज़ें जो फॉरेस्ट के जो मटेरियल होते हैं उनको यूज़ करती हैं, रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं 5वें की बात करूँ तो 5वां है एनिमल बेस्ड, जैसे वुलन इंडस्ट्रीज, इनको क्या बोलते हैं, ये शिप से अपना लेती हैं, शिप से अपना जो रॉ मटेरियल है वो लेती हैं और प्रोड्यूस करती हैं अपना प्रोडक्ट, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, जल्दी ख़त्म करते हैं। टर्जरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी जो छठा चैप्टर है, इसमें से 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। पहला ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दूसरा क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स को देख लेते हैं। ट्रेड और जो ट्रेड जो होता है वो ऑलवेज प्रॉफिट सेंट्रिक होता है, चाहे वो होलसेल ट्रेड हो या रिटेल ट्रेड हो, तो ऑलवेज प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। ट्रेड में क्या होता है, इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग, बेचना और खरीदना होता है, ठीक है।
और ये सब चीज़ें जहाँ पे होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूरल मार्केटिंग सेंटर यानी जो गांव में लगती हैं, और दूसरी अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ठीक है, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स को हम देख लेते हैं, ये कहाँ पे लोकेट होती हैं, जो रूरल सेंटर्स होते हैं उनके नियर बाय लोकेट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल और जो पर्सनल सर्विस होती हैं, जैसे अच्छी हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन, वो वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, रूरल मार्केटिंग सेंटर में मंडीज होती हैं जिनको हम होलसेल बोलते हैं। ठीक है, मंडीज क्या होती है, होलसेल वाली होती हैं। अब कहीं आपके यहाँ शादी वादी पड़ता होगा तो क्या बोलते हैं, जाके मंडी से सामान ले आओ, मंडी से थोक भाव में मिल जाता है। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग सेंटर में मंडीज होती हैं जिनको हम होलसेल भी बोलते हैं, और रिटेल एरिया भी होता है। ठीक है, रिटेल एरिया का मतलब होता है जो दुकानें होती है ना, वहाँ पे उनको हम रिटेल एरिया बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, पीरियोडिक मार्केट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, पीरियोडिक मार्केट्स जो जैसे सोमवार को इस गांव में लगा, फिर मंगलवार को या फिर शुक्रवार को दूसरे गांव में लगा। ठीक है, तो पीरियोडिक होती हैं। ठीक है, दीज मार्केट्स आर हेल्ड एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये मार्केट्स पीरियोडिक टाइम पे लगती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ठीक है, बहुत पूरे अर्बन मार्केट जो सेंटर होता है वो वाइडली स्प्रेड होता है ऑल ओवर अर्बन सेंटर में। ठीक है, पूरे अर्बन सेंटर में ये मार्केट लगता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी गुड्स होते हैं वो तो यहाँ पे मिलते हैं, साथ साथ में कोई भी स्पेशलाइज्ड गुड्स हो या फिर सर्विस हो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अगर हम फॉर्म्स ऑफ ट्रेड्स की बात करें, जैसे आपने एक जो चैप्टर है आप इंटरनेशनल ट्रेड्स, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, TYPE टाइप्स, इसमें होता है बायलिटरल एंड मल्टीलेटरल। ठीक है, तो ये अलग होता है। फॉर्म्स ऑफ ट्रेड 2 फॉर्म्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं ट्रेड्स। पहला रिटेल ट्रेडिंग, दूसरा होलसेल ट्रेडिंग। ठीक है, रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है, हम डायरेक्टली जो हमारा प्रोडक्ट होता है या जो गुड्स होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। जैसे आप किसी दुकान से सामान लेने जाते हो तो वो आपके लिए क्या हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया। ठीक है, रिटेल ट्रेडिंग हो गया, रिटेल ट्रेडिंग स्टोर हो गया। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट गुड्स प्रोवाइड करा। ठीक है, ये किसी फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट में या स्टोर में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, स्ट्रीट पेडिंग यानी जो ये लोग जो घूमते हैं, जो सामान लेके घूमते हैं और बेचते हैं, वो भी तो कुछ सामान आपको बेच रहे हैं, तो वो जो रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग अगर एग्जांपल है तो आप लिख सकते हो स्ट्रीट पेडलिंग। ठीक है, जो पैदल चल के बेचते हैं सामान वो भी रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट वो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी उनका कोई स्टोर नहीं है, कोई प्रॉपर फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है उनका। ठीक है, होलसेल की बात करें तो ये बल्क बिजनेस होता है। ठीक है, बल्क बिजनेस होता है। ठीक है, जो लार्ज स्टोर्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपना गुड्स मंगवा लेते हैं। ठीक है, होलसेल जो होते हैं, होलसेल्स जो होते हैं, होलसेल ट्रेडिंग जो होती है वो क्रेडिट ऑफर करती है रिटेल स्टोर्स को। जैसे आपके रिटेल वाले क्या जाते हैं, होलसेल के पास जाते हैं, और होलसेल क्या करते हैं, उनको सामान देते हैं क्रेडिट पे। जैसे आपके पास आज सामान नहीं, पैसे नहीं है, आप कल लेके आना या फिर 2 महीने बाद लेके आना। ठीक है, ऐसे होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग का धंधा चलता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं कॉटनरी और क्विनरी एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूँ फिर बात करता हूँ। देखो, मुझे भी इतना बोलने की आदत नहीं है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। और हाँ, एक बात, जब 12th का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो देन हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे एंड आपको जो भी पूछना होगा कि आपको आगे क्या करना है उस बारे में हम आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे। उससे पहले हम एक गूगल फॉर्म निकालेंगे जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या करना है, आपका प्लान बी क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको गूगल फॉर्म में भर देना, उसी अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और इसमें बात करते हैं। ठीक है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दोज हु वर्क इन सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, यानी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, बट दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। ठीक है, सर्विस सेक्टर क्या होते हैं, टर्जरी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, बट अगर कोई सर्विस सेक्टर है जिसमें नॉलेज का काम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कलेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अराउंड सेंटर्ड होती है। ठीक है, जो प्राइमरी जो सेकेंड टर्जरी एंड जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर दिया है इकोनॉमी में। जैसे पहले क्या था, पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है,
कुछ टाइम से आप देखोगे जो हमारी टर्जरी सेक्टर है, यानी जो सर्विस सेक्टर है या और जो क्वाटरनरी सेक्टर है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इनको, ठीक है। क्वाटरनरी की बात करूँ, क्वीनरी की बात करूँ, यानी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स यानी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो क्या हो गए, क्वीनरी एक्टिविटीज़ में हो गए। और इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन कॉलर। गोल्डन कॉलर आपके बुक में होगा, आप देख लेना, या फिर मैंने इस चैप्टर की ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाई थी। आप जाके हमारे टेलीग्राम क्या बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे आप जाके देखोगे, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, ये मेरे को याद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वहाँ पे जाके देख सकते हो इसको, ठीक है। 7वें की बात करूँ तो यहाँ पे पाइपलाइन, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, ठीक है, यही सब आने वाला है। मैं इसमें बात कर लेता हूँ आपको। जैसे अगर मैं पाइपलाइंस की बात करूँ तो इसका बेनिफिट क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, आपने एक बार पाइपलाइन डाल दी तो आपको फिर उसमें कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, 2-3 साल के लिए भूल जाए। अगर आपने रोड बनाया तो रोड क्या होगा, या फिर आपने कोई रेल की पटरी बिछाई तो उसको क्या होगा, हर दिन, हर एक टाइम में, हर 1-1.5 महीने में मेंटेनेंस चाहिए होता है। बट आपने पाइप लाइन एक बार बिछा दी तो इफेक्टिव ही है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर 2-3 साल तो आप भूल जाओ कि उसको कुछ होगा, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है। अपने पाइपलाइन में गैस डाला या फिर कुछ भी डाला, वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होगा, आपको एनर्जी नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। रिलायबल है, ये रिलायबल है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा, राजस्थान में, जयपुर में, या फिर कहीं एरिया में, अजमेर या फिर अलवर के एरिया में, एक जो ट्रक जा रहा था उसमें गैस भर रहा था, गैस लीक हो गया, रास्ते में टैंकर फट गया और कई लोग मर गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती, ठीक है। और ये सब चीज़ें के साथ साथ अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, इसकी वजह से कंटिन्यूस सप्लाई होती है, ठीक है। सप्लाई में कोई बाधा नहीं होती, ठीक है, स्टॉपेज नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, मीन्स आपने एक बार डाल दिया, ठीक है, पाइपलाइन, ना आपको पेड़ काटने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। आपने एक बार पाइपलाइन बिछा दी, ना इससे कोई कार्बन एम्बिशन होने वाला है, ठीक है। सब चंगा सी इसके साथ, ठीक है। सेफ है, किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता इससे, ठीक है। ट्रैफिक बर्डन को रिड्यूस करता है, यानी ट्रैफिक जो आप देखते हो वो कम हो जाता है, ठीक है। एसेसिबल टू रिमोट एरिया, ठीक है, जो रिमोट एरिया होते हैं वहाँ पे, जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे, वहाँ पे रोड बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट आप पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पे गैस और जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो इसके साथ साथ, ठीक है। अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे से हम एक एक करके देख लेते हैं। ये है हमारा ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन यानी जो रशिया में है, ठीक है। इसका क्या बोलेगा, इसका क्या पूछता है, इसका पूछता है टर्मिनल स्टेशन। टर्मिनल स्टेशन क्या होते हैं, एंड स्टेशन होते हैं। जैसे इधर का सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग है इसका, और दूसरा स्टेशन कौन सा है, व्लादिवोस्तोक है, दोनों टर्मिनल स्टेशन हो गए, ठीक है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट स्टेशन है, ठीक है, चिता, ठीक है। ये किस लिए, यहाँ पे एक अच्छा एग्रो सेंटर है, एग्रो सेंटर है, इसलिए यहाँ पे फेमस है ये, तो आपकी बुक में है इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। ये है लॉन्गेस्ट रेलवे, लॉन्गेस्ट रेलवे। इसके आप अगर मैं बताऊं तो इसका जो है 9 समथिंग कुछ है, 909 करके कुछ है, आप एक बार बुक में देख लेना। हाँ, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा मेरे को, 9096 किलोमीटर करके है, इतना बड़ा है ये, ठीक है। ये जो है ये ऊरल माउंटेन को क्रॉस रन करता है, यूरल माउंटेन रन अक्रॉस ऊरल माउंटेन रन अक्रॉस ऊरल माउंटेन्स, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन, ठीक है, इनकी बात करूं तो इनका जो टर्मिनल स्टेशन है, पहला है वैनकूवर विक्टोरिया, ठीक है, एंड दूसरा है हैलिफैक्स, ठीक है। टर्मिनल 1 और ये 2, ठीक है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपको, तो दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें बीच से कुछ नहीं पूछता है ज़्यादा, अगर पूछेगा अभी तो 2 स्टेशन आप याद करना, पहला वैनकूवर विक्टोरिया और कैमलूप्स, और इधर सिडनी, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं तो 1886 में कंस्ट्रक्ट हुआ था ये, ठीक है, ठीक है। और दूसरा इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक आर्टरी, ठीक है,
इकोनॉमिक आर्टरी, आर्टरी ऑफ कनाडा, इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 7050 किलोमीटर, ठीक है, 7050 किलोमीटर का लेंथ है इसका, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ तो ट्रांस कैनेडियन, ये है ट्रांस कैनेडियन, सॉरी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूँ, टर्मिनल स्टेशन पहला पर्थ, दूसरा मेलबर्न, ठीक है, इसी में अल्ब्यूरी, एडिलेट और या फिर सिडनी इसी में आता है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें क्वेश्चन भी नहीं आते इससे ज़्यादा, तो आपको इतना याद करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कैनाल्स की बात करूँ, पैनामा, स्वेज और जो है ये राइन वाटरवे है, तो राइन वाटरवे आप बस बुक में एक बार देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। अगर आएंगे तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, और वो भी और ऑप्शन के साथ आएंगे, मतलब जो आपको दूसरा रहेगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं स्वेज कैनाल की बात करूँ तो ये पहला जो इसका वो है पोर्ट है, पहला पोर्ट, ठीक है, पोर्ट सैड, ठीक है, पोर्ट सैड, और दूसरा है स्वेज, ठीक है, स्वेज और पोर्ट सैड, ठीक है। इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें आ सकता है, जैसे क्या बोलते हैं, इसी का मैप आ जाएगा, इसी का फोटो आ जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो ये दो सीज हैं उनको कनेक्ट करता है, जैसे इधर से एक मेडिटेरेनियन सी है और इधर एक रेड सी है, रेड सी, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, दोनों को ये कनेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे है, इजिप्ट में है, ठीक है, इजिप्ट में है ये, ठीक है। 1869 में बना था ये, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 160 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये जो है ना, इसी की वजह से जो यूरोप को नया गेटवे मिलता है, यूरोप को न्यू गेटवे टू यूरोप, टू इंडियन ओशियन, ठीक है। इसमें पर डे 100 शिप्स क्रॉस करते हैं, ठीक है, पर डे, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर डे 100 शिप्स यहाँ से क्रॉस करती हैं, ठीक है। अगर मैं पैनामा कैनाल की बात करूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये स्वेज कैनाल के कंपेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें पहला जो वो आता है, ठीक है, कॉलन, ठीक है, पहला टर्मिनल स्टेशन है, ठीक है, दूसरा पनामा, ठीक है, कॉलन और पनामा, ठीक है, समझ में आ गई बात है यहाँ पे। ये कब बना था, इसका तो डेट नहीं दिया हुआ आपको, ये 72 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 72 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और ये दो चीज़ों को, दो ओशियंस को कनेक्ट करता है, अटलांटिक, स्पेलिंग गलत हो रहा है, ATLANTIC, अटलांटिक टू पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशन। और ये इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमिक वाइज बात करें तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चैप्टर 8 लास्ट हमारा है, टाइप्स ऑफ ट्रेड। 2 ट्रेड होते हैं, पहला बायलेटरल, बायलेटरल, और दूसरा मल्टीलेटरल। 2 तरह के ट्रेड होते हैं। बायलेटरल क्या होता है, जब 2 देश एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हो तो उनको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे उनको, बायलेटरल। एंड अगर कोई 3-4 देश अगर एक ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीलेटरल ट्रेड, ठीक है। ट्रेड में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब 2 देश एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करने लगते हैं विथ प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ पे है ये, ठीक है। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ, डिफरेंट इन नेचुरल रिसोर्स, जिसमें आप बताऊँगा, जैसे बहुत सारे देश होते हैं जिनके पास सब तरह के नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जैसे कोई जैसे अफ्रीकन ले लो, अफ्रीकन नेशन ले लो कोई, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उसकी वजह से वहाँ पे सारे वो नहीं होते, सारे रिसोर्स या फिर सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते, तो वो उनको क्या करना होता है, उनको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ता है वो, तो उनके लिए क्या हो गया, पहला हो गया, ठीक है, कि उनको नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। दूसरा पॉपुलेशन फैक्टर, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है, तो
इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी या इस देश को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ की पॉपुलेशन को जिंदा रखा जा सके, ठीक है। तो दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड का रीज़न बनता है। जैसे पहला, जैसे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, डेवलप्ड है ये क्या करेगा, किसी गरीब देश को अपनी टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी वो करेगा, उनको बेचेगा और इनसे क्या करेगा, एग्रीकल्चर देगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इनसे ले लेगा। मीन्स इसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं किया, इसने इसको बेचा, इसका भी काम हो गया, और इसने इसको बेचा, इसका भी काम हो गया। दोनों का जो नीड्स थी वो दोनों की पूरी हो गई, ठीक है। तो ये हो गई। चौथा, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मीन्स फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हर कंट्री चाहती है कि उस देश में कोई ना कोई इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, जब से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है तब से इंटरनेशनल ट्रेड और अच्छा हो गया है। जैसे एंशियंट टाइम में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट उतना था नहीं, तो जो ट्रेड होता था ना वो लोकली ही बाउंड था, ठीक है, लोकली होता था। बट जब से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, लोग अलग अलग जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ट्रेड भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और मैं पोर्ट्स की बात करूँ कि कितने तरीके के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल हम 3 तरह के पोर्ट्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पोर्ट, ठीक है, दूसरा कॉमर्शियल पोर्ट एंड तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट क्या होते हैं, जो बल्क कार्गो लेते हैं, जैसे बल्क कार्गो जैसे लेते हैं शुगर, ग्रेन्स या फिर केमिकल्स। कॉमर्शियल कौन से होते हैं, जो जनरल कार्गो लेते हैं, ठीक है, जनरल कार्गो जैसे पैक्ड प्रोडक्ट कोई भेज रहा है किसी देश से, तो वो हो गए वो। और जो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स होते हैं ये दोनों तरह के लेते हैं, जैसे ये बल्क में जनरल प्रोडक्ट भी ले लेते हैं या फिर और सब ले लेते हैं, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू लोकेशन बात करें तो दो तरह के होते हैं, इनलैंड एंड आउटपोर्ट, ठीक है, इनलैंड पोर्ट और आउटलैंड पोर्ट, ठीक है। इनलैंड पोर्ट क्या होते हैं, ये होते हैं बहुत अंदर होते हैं, जैसे ये सी है आपका, ये सी है तो इसके बहुत अंदर होंगे, यहाँ पे पोर्ट होगा ये, ठीक है। और ये इससे कनेक्ट होगा किसी रिवर या किसी लेक, किसी कैनाल के थ्रू, ठीक है। ये इनलैंड हो गया, ठीक है। आउटलैंड क्या हो गया, ये समुद्र है और यहाँ पे है, आउटपोर्ट है ये, ठीक है, आउटपोर्ट है। मीन्स कोई अगर शिप आ रही है, बहुत बड़ी शिप है, वो यहाँ पे किनारे पे नहीं जा सकती, तो उसको क्या होगा, वो यहीं पे आके अपना जो रिफ्यूलिंग हो गया, फिर जो फूड्स उनको चाहिए होगा यहाँ पे ही भर के यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। ये आउटपोर्ट हो गए, ठीक है। और बेसिस ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कई पोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही काम के लिए बनाए गए हैं, जैसे ऑयल पोर्ट अगर इंडिया की बात करूँ तो कांदला पोर्ट जो है, कांदला पोर्ट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है कांदला पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट ऑयल पोर्ट है इंडिया का। ये सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, इसी पर्पस से डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरीज के जो प्रोडक्ट हैं वो आ पाएँ, ठीक है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल ऐसा कॉलिंग पोर्ट वो किया गया था। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे मान लो, इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ फिर समझाता हूँ कॉलिंग पोर्ट क्या होता है। कॉलिंग पोर्ट का मतलब होता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट सी रूट है, ये सी रूट है, कोई इंपॉर्टेंट सी रूट है, यहाँ से बहुत दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा जहाज आती जाती हैं। यहाँ पे इस पोर्ट को बस डेवलप किया गया था ताकि यहाँ पे जो जहाज जा रही हैं उनको बस रिफ्यूलिंग का काम दे पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे करते करते ना ये कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। जैसे सिंगापुर का है, सिंगापुर का पोर्ट है, ये ऐसे ही डेवलप हुआ था। पहले ये पोर्ट ऑफ कॉल था, बट धीरे धीरे ये कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट डेवलप हो गया, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, पैकेट स्टेशन पैकेट स्टेशन, फेरी, आपको जानते हो फेरी, जो जैसे कोई आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है समुद्र में, यहाँ से मेन लैंड से आपको यहाँ तक जाने के लिए फेरी लेनी पड़ती है। जो महाराष्ट्र के होंगे जो एरिया में, उनको पता होगा फेरी क्या होता है, ठीक है। तो इसी को हम फेरी पोर्ट बोलते हैं, यानी पैकेट स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इंट्री पोर्ट क्या होता है, इंट्री पोर्ट ये होता है इनका मतलब जो हर जगह अलग अलग जगह से जो सामान आते हैं ना उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है इंट्री पोर्ट पे, ठीक है। और नेवल पोर्ट का तो आपको पता है, जो इंडियन नेवी वो करती है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल बता दो इसका, ठीक है, अगर आपको एग्जांपल पता है तो। मुझे तो पता है क्योंकि आई फॉलो डिफेंस स्क्वाड, ठीक है। चलो सॉरी, मजाक कर रहा था। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है और बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।